जैन दोस्तों, तो ये भारत का भूगोल पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 वीडियोस इसकी कंप्लीट करवा चुके हैं और यहाँ पे हम पार्ट 4 लेके आए हैं आपका इंडियन जियोग्राफी का। तो आज के टॉपिक में यहाँ पे आपका एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि इंडियन जियोग्राफी के लिए, तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को बता दें, डेली हमारी यहाँ पे क्लास होती है और डेली मैं आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ और इंडियन जियोग्राफी के पूरे नोट्स आप सभी को कंप्लीट करवा रहा हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाइए और आप तीनों लास्ट वीडियो को देख लें, ताकि इंडियन जियोग्राफी से जितने वर्क क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी कंप्लीट हो पाएं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था दर्रों तक, जितने वो दर्रे हैं जो कि इंडिया में स्थित हैं उन सभी दर्रों के बारे में हमने बात कर ली थी। आज की हम वीडियो में यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है भारत की नदियाँ। तो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में, आप सभी को डिटेल में बताने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए, ताकि आपको यहाँ से जितने बार क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं वो सभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल है तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटेगा नहीं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि भारत में लगभग जो नदियों की संख्या है वो 400 है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में ऑल ओवर कितनी नदियाँ हैं, तो आपको उसका आंसर देना है 400 लगभग नदियाँ हैं, जिसमें से 14 बड़ी तथा 44 मंझोली हैं। अब मंझोली और बड़ी नदियों के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए, कोई नदी जितने क्षेत्र का जल लेकर समुद्र में मिलती है उस नदी का बेसिन या द्रोणी कहा जाता है। यदि बेसिन 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ी है तो ऐसी नदियों को बड़ी नदी कहते हैं, तथा जिन नदियों का बेसिन 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से छोटी होता है उन नदियों को छोटी नदी कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, मंझोली और बड़ी नदियाँ यहाँ पे आपकी हो गई है। तो इसका जो एक तरह से परिभाषा है वो आपको समझ में आ गई होगी कि 20,000 किलोमीटर तक के जो बेसिन को लेके बहती हैं वो बड़ी नदियाँ होती हैं, और जितनी बार जो छोटी नदियाँ होती हैं वो 2,000 किलोमीटर स्क्वायर के जो बेसिन को लेके बहती हैं वो छोटी या मंझोली नदियाँ होती हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो आगे यहाँ पे पॉइंट है आपका कि किसी नदी में मिलने वाली सभी छोटी नदियों को उसकी सहायक नदी कहा जाता है। यदि कोई छोटी नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो वे शाखाएं वितरिका कहलाती हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी आपको याद रखनी है। यदि कोई नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो वे शाखाएं वितरिका कहलाती हैं। आगे देखेंगे, नदी जिस क्षेत्र में समाप्त होती है उसे उसका मुहाना कहते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियां अपने साथ सिल्ट या गाद लेकर चलती हैं तथा समुद्र तट पर इस सिल्ट से डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आप सभी को पता होगा कि कौन सी नदियाँ कहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो निर्माण कैसे होता है उस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि ऐसी नदियाँ जो कि मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं और वहाँ से जब नदियाँ अपने साथ जो वहाँ की सिल्ट या गाद जो होती है उसे लेकर चलती हैं, और जब वो समुद्र तट पर जाके मिलती हैं तो वहाँ पे जो उनकी सिल्ट होती है उसी से डेल्टा का निर्माण होता है। आगे देखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि लगभग 10,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है, जो कि 10,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी बनाती है, तो इसे गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा ये निर्मित नदी से बनता है सुंदरवन डेल्टा। आगे बात करेंगे, यदि नदी पथरीले इलाके से प्रवाहित होती है तो डेल्टा के स्थान पर एस्चुअरी का निर्माण होता है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया कि वहाँ पे डेल्टा का निर्माण हो जाता है जब मैदानी क्षेत्रों से बहती हुई जाती है तो सिल्ट और वहाँ पे जो गाद होती है उसे लेके चलती है, लेकिन अगर पथरीले इलाकों से होकर प्रवाहित होती है तो एस्चुअरी का निर्माण करती है। नर्मदा ताप्ती एस्चुअरी का निर्माण करती है। यदि नदी पथरीले का इलाके से प्रवाहित होती है तो डेल्टा के स्थान पर प्रवाहित होती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। यदि नदी 2 पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है तो रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी नदी है अगर 2 पर्वतों के बीच से बह रही है तो वो रिफ्ट वैली का निर्माण कर देगी। नदी दिन प्रतिदिन इसे गहरा करती जाती है, जिससे गार्ड्स
कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, गार्ड जिसे कहा जाता है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के मध्य में रिफ्ट का निर्माण करती है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, एस्चुरियो का करती है या रिफ्ट वैली का करती है। तो आपको इसका आंसर देना रिफ्ट वैली का निर्माण करती है नर्मदा नदी, क्योंकि वो सतपुड़ा और विंध्य के बीच में होके बहती है। चलिए आगे देखते हैं। चंबल नदी, चंबल नदी अपने मार्ग में मैराखंड का निर्माण करती है। ये अत्यधिक भूमि कटान के लिए जानी जाती है। कोसी नदी पथ विचलन के लिए जानी जाती है। यदि कोई पहाड़, आप सभी को बता दें कि कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो काफी बार पूछ लिया जाता है कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। पथ विचलन के लिए जानी जाती है। यदि कोई पहाड़ नदी के प्रवाह को प्रवाहित करता है और तो इसे जल विभाजक कहते हैं। अरावली और पश्चिमी घाट प्रसिद्ध जल विभाजक हैं। भारत की 77% नदियों को जल बंगाल की खाड़ी में एवं 23% अरब सागर में गिरता है। तो याद रखिएगा, भारत की जितनी वह नदियां उसमें से अधिकतर 77% जो नदियां हैं वो जाके गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, और बाकी की लगभग 23% जो बची हुई हैं वो अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। प्रवाह की दृष्टि से भारतीय नदियों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। उन वर्गों को देख लेते हैं। पहला आपका आता है पूर्वीवर्ती और दूसरा आता है अपवर्ती। तो पूर्वीवर्ती अब्बा और अपवर्ती अब्बा दोनों देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पूर्वीवर्ती अब्बा होता है वो क्या होता है, ये नदियाँ अपने मार्ग की बाधाओं को काट कर आगे बढ़ती हैं। हिमालय की नदियाँ इसी प्रकार की हैं। जो हिमालय से जितनी वो नदियाँ निकलती हैं उसके रास्ते में जो भी बाधाएं आती है उसे काट कर निकल जाती हैं। लेकिन अपवर्ती जो अपवाह होते हैं वो होते हैं ये नदियाँ ढाल की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप नदियाँ इसी श्रेणी में आती हैं। यानी जिधर भी रास्ता देखेगा उधर ही मुड़ जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि रास्ते में अगर कोई भी बाधा आती है तो उसे काट के निकलें, लेकिन जिधर से जहाँ से जगह मिल जाएगी वहीं से ही अपना रास्ता बना लेती हैं। भारतीय नदियों को 2 अन्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। अब दोनों देख लेते हैं, हिमालय या उत्तरी भारतीय नदियाँ या प्रायद्वीप नदियाँ। तो उत्तर भारतीय नदियाँ हैं जो इन नदियों का उद्गम उत्तर भारत के ग्लेशियर गोमती पीलीभीत के दलदलों से निकलती है। और आगे देखेंगे, हिमालय नदियों को 1/4 जल ग्लेशियरों के पिघलने से प्राप्त होता है। विंध्य और अरावली से निकलने वाली कुछ नदियां भी इन्हीं नदियों में मिल जाती हैं। हिमालय नदियां अपने अपेक्षाकृत युवा हैं, अभी इनका मार्ग निश्चित नहीं हुआ है, अतः इनमें बाढ़ आती रहती है। ये नदियां नरम धरातल से प्रवाहित होती हैं, अतः मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण इसीलिए करती हैं क्योंकि ये मैदानी क्षेत्रों से बहती हैं। तो याद रखिएगा, ये चीज़ भी मैंने आपको पहले जैसे बताई थी कि डेल्टा का निर्माण वो तभी करेंगी जब वो अपने साथ सिल्ट और गाद लेके चलेंगी, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्रों से बहती हुई निकलती हैं। अब आगे देखेंगे, इन नदियों में वर्ष भर जल रहता है, अतः इनमें नववहन संभव है। आगे देखेंगे प्रायद्वीप नदियाँ। तो प्रायद्वीप नदियों के बारे में जान लेते हैं। इन नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट है। वर्षा जल से जलपूर्ति होती है। ग्रीष्म ऋतु में इनमें जल का अभाव हो जाता है। कावेरी इसका एकमात्र अपवाद है, क्योंकि इसमें ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन दोनों ही मानसूनों में जल प्राप्त होता है। प्रायद्वीप नदियाँ अपेक्षाकृत प्रौढ़ हैं। ये अपना मार्ग निर्धारित कर चुकी हैं। अपेक्षाकृत सख्त भूमि पर बहने के कारण ये छोटे डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा मिलकर एक हो गया है। ताप्ती के बाद अधिकांशतः नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कर्नाटक की शरावती, केरल की पेरियार इसका अपवाद है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है कि शरावती कहाँ पे बहती है, तो कर्नाटक में, और पेरियार जो है वो है केरल में। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, परंतु भारत में इसका अफवाह मात्र 700 किलोमीटर है। तो आप सभी को बता दें कि ये क्षेत्र देखा जाता है कि भारत में कितना कवर कर रहा है, उसी के हिसाब से इंडिया की लंबी जो नदी होगी, बड़ी नदी होगी, वो होगी गंगा, क्योंकि ये 2525 किलोमीटर का इसकी लंबाई है। साथ में अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी है, 2900 किलोमीटर है, लेकिन जो उसका क्षेत्र कवर होता है इंडिया में वो केवल 700 किलोमीटर का ही होता है। आगे बात करेंगे, तीस्ता सबसे तेज गति से बहने वाली नदी है। ब्रह्मपुत्र के बाद सर्वाधिक सहायक नदियां हैं। तो ये पॉइंट आप सभी को याद रखने होते हैं कि सबसे तेज गति से बहने वाली नदी कौन सी है। तो तीस्ता ऐसी नदी है जो कि सबसे तेज गति से बहती है। वहीं पे ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो सबसे अधिक जो सहायक नदियां हैं वो हैं ब्रह्मपुत्र की। गंगा का बेसिन सबसे बड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे जितने वर्ड चीज़ें हम सभी को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका जो बेसिन है वो 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए आगे देखेंगे, असम में सर्वाधिक नदियाँ हैं
हरियाणा में एकमात्र नदी घग्गर है। तो अगर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें केवल एकमात्र नदी बहती है, तो वो आपका हो जाएगा हरियाणा। और वहीं पे अगर सार्वजनिक नदियों की अगर बात की जाती है तो इस मामले में आसाम सबसे ऊपर आएगा। टीएमसी, टीएमसी क्या होता है? 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, नदी जल की कुल मात्रा को व्यक्त करता है। तो नदी जल जो होता है उसकी जो मात्रा होती है उसे नापा जाता है टीएमसी में, जिसे बोला जाता है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। चलिए आगे देखेंगे क्यूसेक, तो क्यूसेक से भी नापा जाता है। तो क्यूबिक फीट पर सेकंड नदी के जल के प्रवाह को व्यक्त करता है। तो वहाँ पे आप सभी को मात्रा बताई गई थी, लेकिन यहाँ पे जो प्रवाह को व्यक्त किया जाता है वो क्यूसेक में किया जाता है, यानी क्यूबिक फीट पर सेकंड। किसी नदी को उसकी सहायक नदियों के साथ मिलाकर नदी तंत्र कहा जाता है। आगे देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नदी, उद्गम, मुहाना और सहायक नदियाँ, तो सबसे पहले देखेंगे नदी, उसका उद्गम कहाँ से होता है और उसका मुहाना कहाँ पे है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा होगा कि पूछ लिया जाता है कि इस नदी का उद्गम स्थान कौन सा है और कहाँ पे जाके मिल जाती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो ये सभी आपको ध्यान से देखने हैं। सबसे पहला देखेंगे सिंधु नदी, तो कैलाश मानसरोवर से निकलती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है। और ये तिब्बत से निकलती है, कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है और वहीं से इसका उद्गम स्थल है। चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है भारत में, यह लद्दाख और जास्कर के मध्य लेह से गुजरती है। अगला देखेंगे झेलम, तो झेलम का अगर हम बात करें तो बेरीनाग झील से ये निकलती है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये चिनाब में जाके मिल जाती है, जो कि किशनगंगा में जाके मतलब मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, चिनाब में जाके मिल जाती है और जो सहायक नदियां हैं वो है किशनगंगा। आगे बात करेंगे श्रीनगर झेलम तट पर स्थित है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा श्रीनगर झेलम तट पर स्थित है। अगला देखेंगे चिनाब, तो चिनाब का जो उद्गम स्थल है वो है बारालाचा दर्रा और ये जाके मिल जाती है सिंधु में और इसकी जो सहायक नदी है वो है चंद्रा एवं भागा। और आप सभी को बता दें जो बारालाचा दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जम्मू चिनाब के तट पर स्थित है। तो ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि श्रीनगर झेलम के किनारे पे स्थित है उसी तरीके से जम्मू चिनाब के तट पर स्थित है। अगला देखेंगे रावी, तो रावी जो निकलती है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब में जाके मिल जाती है। और याद रखिएगा इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा पड़ता है, लाहौर रावी तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा लाहौर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? रावी तट पर। अगला देखेंगे ब्यास नदी, तो ब्यास नदी की बात करें तो रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और हरी के बैराज के पास सतलुज नदी में मिल जाती है और हरी के बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर आप सभी को बता दें कि ये राजस्थान में निकाली गई एक नदी है इंदिरा गांधी नहर के नाम से। तो जो वहाँ पे निकाली गई है वो इसी हरी के बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। आगे बात करेंगे सतलुज की, तो सतलुज निकलती है राक्षस ताल से, जो कि आपका तिब्बत में स्थित है, चिनाब में जाके मिल जाती है पाकिस्तान में और भांखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। याद रखिएगा भांखड़ा नागल जो बांध है आपका सतलुज नदी पर ही स्थित है। अगला देखेंगे गंगा नदी तंत्र, तो गंगा नदी तंत्र के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे गंगा की अगर मैं बात करें तो गंगोत्री से निकलती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है और गंगोत्री आपका उत्तरकाशी में स्थित है। वहीं पे अगर हम बात करें कि सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी है, तो देखिए बाएं तट से रामगंगा, शारदा या सरयू, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। दाएं तट से यमुना, तोंस, तमसा, सोन और दामोदर आदि, ये सभी नदियां इनकी सहायक नदियां हैं। विशेष यहाँ पे बात करें नोट, तो गंगा उद्गम के समय भागीरथी के नाम से जानी जाती है। तो आप सभी को बता दें गंगा जहाँ से उद्गम स्थल है वहाँ पे जो गंगा को है भागीरथी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आगे से इनका अलग रास्ता रूट होता है तो वहीं से इन्हें जाना जाता है गंगा के नाम से। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देवप्रयाग में अलकनंदा के
के मिलने से गंगा का जन्म होता है। तो आप सभी को बता दें जहाँ से इनका उद्गम है, उद्गम स्थल है गंगोत्री, और जब गंगोत्री से निकलती है तो ये कहलाती है भागीरथी, और देवप्रयाग में आके अलकनंदा नदी से मिलती है, और अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों मिलती हैं तो देवप्रयाग नाम जगह पे मिलती है, जिसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे जो नदी का नाम है वो पड़ जाता है गंगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। गंगोत्री से निकलने की टाइम भागीरथी है, लेकिन देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलने के साथ हो जाती है गंगा। तो चलिए ये यहाँ पे हो जाता है। इस नदी को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, सहारनपुर तक ऊपरी गंगा, सहारनपुर से बनारस तक मध्य गंगा, और बनारस से गंगा सागर तक निम्न गंगा। बंगाल में गंगा को 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, भारत में भागीरथी, हुगली तथा बांग्लादेश में पद्मा। पद्मा और ब्रह्मपुत्र के मेल से मेघना का उदय हुआ है। तो याद रखिएगा कि वहाँ पे बांग्लादेश में जाके पद्मा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं, और मिलने के बाद वहाँ पे जो कहा जाता है उसे मेघना नदी का उदय हो जाता है। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया हुआ है। स्विस मीठे पानी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा जो डॉल्फिन है मीठे पानी की स्विस, उसे राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया है, और जो हमारी राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गंगा बेसिन अथॉरिटी का गठन किया गया, जिसमें कुल केंद्रीय राज्य के मंत्री, सीएम तथा कुछ एनजीओ भी शामिल हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब बात आती है यमुना की। तो यमुना निकलती है यमुनोत्री से, जो कि आपकी उत्तरकाशी में स्थित है, और प्रयाग में गंगा में जाके मिल जाती है। तो आप सभी को बता दें इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम हो जाता है, और वहीं पे जो प्रयाग है वो गंगा में आके मिल जाती है, और वहाँ से आगे फिर गंगा चलती है और अंत हो जाता है वहीं पे आके। तो सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो बाएं तट से हिंडन, बरना, सेंगर, रेंद, दाएं से चंबल, बेतवा, केन, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आप सभी को बता दें कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी यमुना, जो कि प्रयाग यानी इलाहाबाद प्रयागराज में आके खत्म हो जाती है, गंगा के साथ मिल जाती है। अगला देखेंगे रामगंगा। तो गढ़वाल हिमालय से निकलती है, जो कि कन्नौज में गंगा के साथ मिल जाती है, और रामगंगा तराई की डिस्टिलरी और शुगर मिल्स का गंदा पानी गंगा में मिला देती है। तो आप सभी को बता दें कि इसमें ऐसी काफ़ी जो गंदी नदियां हैं, गंदा पानी वगैरह आता है, वही आके इसी नदी की वजह से गंगा में मिल जाता है। शारदा या सरयू के बारे में अगर मैं बात करूं तो मिलाप ग्लेशियर से निकलती है, जो कि बहराम घाट में जाके ख़त्म हो जाती है, और जो आपका मिलाप ग्लेशियर है वो कुमायूं में स्थित है। सहायक नदी है घाघरा, ये काली सरयू और गौरी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो शारदा या सरयू एक ही नदी है, याद रखिएगा, और इसे काली या सरयू और गौरी माता के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखेंगे घाघरा। तो मापचा चुंगी से ये निकलती है, गंगा में जाके मिल जाती है। राप्ती और शारदा इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। दांस्र हिमालय से ये निकलती है, छापरा बिहार में गंगा में जाके मिल जाती है। और गंडक नदी की अगर हम बात करें तो गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, जो कि बिहार में सोनपुर में मिल जाती है जाके और गिरती है। नेपाल में नारायणी और शालिग्राम नामों से जानी जाती है। तो याद रखिएगा नेपाल में ऐसी नदी का नाम पड़ जाता है नारायणी और शालिग्राम। कोसी के बारे में जानते हैं, पूर्वी नेपाल से निकलती है और गंगा में जाके मिल जाती है। 7 छोटी नदियां जिन्हें नेपाल में सप्तकोशिका के नाम से जाना जाता है, मार्ग विक्षेपण के लिए जानी जाती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, रास्ता भटकने के मामले में कोसी नदी सबसे आगे है, और बिहार का शोक के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे गोमती नदी। तो गोमती नदी के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। पीलीभीत की दलदली क्षेत्र से निकलती है, गाजीपुर गंगा में जाके मिल जाती है। सहायक नदी की अगर हम बात करें तो सई और बरना इसकी सहायक नदियाँ लखनऊ और जौनपुर गोमती तट पर ही बसे हैं। तो लखनऊ और जौनपुर हैं जो आपके गोमती नदी तट पर ही बसे हुए हैं। अगला देखेंगे सोन की अगर हम बात करें तो अमरकंटक का जो पठार है उससे निकलती है और पटना में जाके गंगा में मिल जाती है। रेहन, सोन, स्वर्णरेखा और रामगंगा सोने के कण पाए जाते हैं। इन नदियों में सोने के कण पाए जाते हैं। रेहन इसकी जो है सहायक नदी है सोन की। चलिए दामोदर के बारे में बात करते हैं। तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जो कि हुगली नदी में जाके मिल जाती है। सहायक नदी की बात करें तो जमुनिया इसकी सहायक नदी है। और बंगाल का शोक इस नदी को कहा जाता है दामोदर को। तो दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। टोंसा तमसा
इसकी बात करें तो तैमूर पहाड़ी से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा में जाके मिल जाती है। और बिहार जल प्रपात इसी नदी पर स्थित है। तो बिहार जल प्रपात आपका टोंसा तमसा नदी पर स्थित है। अगला देखेंगे चंबल। तो चंबल की बात करें तो जनपाप पहाड़ी से निकलती है जो कि यमुना औरैया में जाके मिल जाती है। और मऊ कस्बा इंदौर से निकलती है ये नदी। इसकी सहायक नदियाँ हैं काली, सिंधु, पार्वती और बनास। चूलिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। चंबल घड़ियालों के लिए जानी जाती है। तो आप सभी को बता दें घड़ियालों के लिए काफ़ी फेमस है और चूलिया जलप्रपात इसी नदी पर बना हुआ है। आगे बात करेंगे बेतवा। तो बेतवा रायसेन से निकलती है विंध्य पर्वत से और हमीरपुर में जाके यमुना में जाके मिल जाती है। ओरछा एमपी बेतवा के तट पर स्थित है। तो ओरछा एक जिला है एमपी का, तो वो बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है। अगला देखेंगे केन। तो केन विंध्य पर्वत से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और बांदा में जाके यमुना में जाके मिल जाती है। अगला देखेंगे ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो दाएं से तिस्ता, मानस, गंजीरी, गंगा, बाएं से बराक। ब्रह्मपुत्र भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। तिब्बत में जानी जाती है टी सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में जानी जाती है देहांग के नाम से, असम में जानी जाती है लोहेप और बांग्लादेश में जानी जाती है जमुना के नाम से। याद रखिएगा यमुना और जमुना आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में जमुना नाम की कोई भी नदी नहीं है, यमुना नाम की केवल एक ही नदी है। चलिए आगे बात करेंगे। सार्वजनिक सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की ही हैं। विश्व की सबसे बड़ा द्वीप मादरी इसी में है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है मादरी वो ब्रह्मपुत्र में ही है और ब्रह्मपुत्र की सबसे ज़्यादा सहायक नदियां हैं जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आगे बात करेंगे माही। माही नदी की बात करें तो अरावली पहाड़ियों से निकलती है जो कि खम्मात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला देखेंगे लूनी नदी जो कि अरावली पहाड़ियों अजमेर से निकलती है और कच्छ के रण में जाके खो जाती है। सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो जवाई है जो कि केवल राजस्थान में बहती है। साबरमती की बात करेंगे तो अरावली पहाड़ियों अजमेर से निकलती है और खम्मात की खाड़ी में जाके गिर जाती है गुजरात में। अहमदाबाद इसी की नदी के तट पर बसा हुआ है। तो याद रखिएगा कि अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ, तो साबरमती आश्रम आप सभी को याद ही होगा, तो अहमदाबाद वहीं पे बसा हुआ है। महानदी की बात करेंगे तो सियांगवा पहाड़ी एमपी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसकी सहायक नदी है कटक महानदी के तट पर स्थित है। कटक उड़ीसा में एक जगह है और कटक महानदी के तट पर ही स्थित है। ब्राह्मणी की अगर बात करें तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। राव करेला इसी की तट पर स्थित है। राव करेला आप सभी को बता दें छत्तीसगढ़ में स्थित है जो कि इसी नदी के किनारे पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जमशेदपुर इसी नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है कहाँ से निकलती है, तो आप सभी को बताते हैं अमरकंटक पठार से निकलती है जो कि एमपी में स्थित है और खम्मात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदियाँ है वो है तवा। नर्मदा अनेक प्रपातों के लिए जानी जाती है जैसे कि कपिल धारा, इसी पे जलप्रपात बना हुआ है, दुग्ध धारा और धुआंधार। ये तीनों जो जलप्रपात हैं वो तीनों नर्मदा नदी पर स्थित हैं। अगला देखेंगे ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश का मूलतः जगह है, वहाँ से निकलती है और खम्मात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। क्योंकि ये जो बहती है पथरीले रास्तों से होते हुए बहती है, इसीलिए एस्चुरी का निर्माण करती है। चलिए आगे देखेंगे गोदावरी। तो गोदावरी की अगर हम बात करें तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। सहायक नदियों की बात करेंगे केन गंगा, वेन गंगा, बड़दा, इंद्रावती और मंजीरा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा आपकी गोदावरी नदी है। ब्रत गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये दक्षिण भारत की सबसे पुरानी नदी है, भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी। तो याद रखिएगा पेंट और नासिक गोदावरी तट पर ही स्थित हैं। अगला देखेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो पंचगंगा, दूधगंगा और घाट प्रवाह, मल प्रवाह, तीमा, मूसी, अंतिम, तुंगभद्रा सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं इसकी। ठीक है, तुंग जो भद्रा है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है। पुणे है जो आपका भीमा तट पर स्थित है। हैदराबाद जो है मूसी तट पर स्थित है। अब देखेंगे तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा आपकी निकलती है गंगा मूलचोटी से निकलती है जो कि कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में जाके मिल जाती है। और जो इसकी
निकलती है, ये निकलती है भद्रा कादर से। तो कृष्णा एवं तुंगभद्रा के मध्य का क्षेत्र रायचूर का दोआब कहा जाता है। विजयनगर तुंगभद्रा तट पर स्थित है। अगला देखेंगे शरावती। तो शरावती जो नदी है वो पश्चिमी घाट से निकलती है, अरब सागर में मिल जाती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा के नाम से जिसे जाना जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसी नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जो जोग जलप्रपात है, पहली बात तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखिएगा जोग या गोरसप्पा के नाम से जाना जाता है, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। अगला देखेंगे कावेरी नदी कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र से निकलती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। दक्षिण की गंगा भी कही जाती है। प्रायद्वीप एकमात्र नदी जिसमें वर्ष भर जल भरा रहता है। अन्य नदियों के बारे में बात करें तो दमन की प्रसिद्ध नदी है दमन गंगा, गोवा की प्रसिद्ध नदी है मांडवी और जुआरी, केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपुंजा और पेरियार, मणिपुर की सबसे बड़ी नदी है बराक। इस नदी पर तिपाई मुख्य परियोजना निर्माणाधीन है। तो अब हमने आज यहाँ पे नदियों के बारे में बात करी है, टोटल आपको नदियों के बारे में बताया है। अगले टॉपिक में बात करेंगे नदियों के विवाद के बारे में। तो आज के लिए फिलहाल का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास फिर अगले दिन आप सभी के लिए अपलोड कर दी जाएगी, उसका वेट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही आप सभी को वीडियो मिले तुरंत आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी को एक जानकारी देना चाहेंगे, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया का जो सबसे बड़ा आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वो है अनअकैडमी। तो अनअकैडमी से आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, ऊपर आपको स्क्रीन पे एक हमारा कोड दिख रहा होगा स्टडी फॉर ड्रीम्स के नाम से। अगर आप कोई भी क्रैश कोर्स या कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कोड को यूज़ कर सकते हैं स्टडी फॉर ड्रीम्स, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप सभी को बता दें, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, जिनके आप सहयोग से, जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चाहे आप एसएससी या रेलवे या अन्य किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आज ही आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ के जितने बार क्रैश कोर्सेज वगैरह हैं आप अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। उसके लिए जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया, डिस्काउंट कोड आप यूज़ कर सकते हैं स्टडी फॉर ड्रीम्स, जो कि आपको स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज ही आप सभी लोग जाएंगे और आज ही अपने मोबाइल में अनअकैडमी प्लस डाउनलोड करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेंगे, ताकि आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ें, ताकि आपको उसकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएँ। आप सभी को बता दें, आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं अवधेश कुमार के नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट से जाइए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, आज ही इस चीज़ का बेनिफिट लीजिए और कोई भी क्रैश कोर्स खरीदने के लिए हमारा ऊपर दिए गए कोड स्टडी फॉर ड्रीम्स को यूज़ करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को जरूर शेयर करेंगे ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ। तो उम्मीद करूँगा आप सभी लोग आज ही अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे और इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे कोड को यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्लीज़ इस कोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेफर करें। स्टडी फॉर ड्रीम्स अनअकैडमी पे मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड का जरूर यूज़ करें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।